नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके अंदर जोश भर देने वाली एक मोटिवेशनल पंक्ति। दोस्तों, इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हाँ दोस्तों, हमें केवल कोशिश करते जाना है अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए। तो चलिए बिना देर करे हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय भूगोल में हम लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था और हमने आप अध्ययन किया था वो था कुडप्पा क्रम की चट्टान। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पुराण शैल समूह को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कुडप्पा और दूसरा है विंध्यन चट्टान। तो जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है विंध्यन चट्टान। आज का हमारा टॉपिक है विंध्यन रॉक्स। ये भारत की भूगर्भिक विकास या संरचना का चौथा टॉपिक है। हमने धारवाड़ चट्टान पढ़ लिया है, हमने आर्किन चट्टान पढ़ लिया है, हम कुडप्पा चट्टान पढ़ चुके हैं और आज का चौथा लेक्चर, चौथा चट्टान है वो है विंध्यन चट्टान। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विंध्यन चट्टान का नाम विंध्यन क्यों रखा गया, क्यों इसका नाम विंध्यन पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पुरानी चट्टान आर्किन चट्टान, इसलिए इसका नाम आर्किन रखा गया। आर्किन का अर्थ होता है सबसे पुराना, और धारवाड़ इसलिए रखा गया था क्योंकि कर्नाटक में धारवाड़ जिले से धारवाड़ प्रकार की चट्टानें खोजी गई थी, इसलिए इसे धारवाड़ चट्टान रखा गया। और कुडप्पा चट्टान मैंने कल ही बताया था कि आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिला है, उसके नाम पर इस चट्टान का नाम रखा गया। आप समझते हैं कि विंध्यन चट्टान का नाम क्यों रखा गया। तो दोस्तों, जब हम भारत का मैप ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो जो हमारी विंध्यन चट्टान है ये कहां पाई जाती है। तो विंध्यन चट्टान पाई जाती है विंध्यन पर्वत पर, विंध्यन माउंटेन्स पर। तो जो विंध्यन माउंटेन है वो इन चार क्षेत्रों पर फैला हुआ है। ठीक है, तो चार क्षेत्रों पर फैला हुआ है विंध्यन माउंटेन। ये है बिहार। तो ये जो चार क्षेत्र हैं इन्हीं के बीच इसका विस्तार है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इन चार क्षेत्रों पर जो मैं नाम लूंगा इन्हीं के बीच में इसका विस्तार है। क्लियर। तो इधर है बिहार में सासाराम, बिहार के सासाराम, और राजस्थान के इस तरफ राजस्थान के चित्तौड़गढ़। यहां पर आप देखें सासाराम बिहार और ये है चित्तौड़गढ़, और ऊपर का जो इसका पॉइंट है ये है आगरा, और आगरा से है ये होशंगाबाद। तो इन चार जो आप मैंने नाम लिए हैं इन्हीं के बीच इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये जो विंध्यन पर्वतमाला है इसी के नाम पर विंध्यन चट्टानें रखा गया है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विंध्यन पर्वत और पूर्वी घाट इन दोनों का निर्माण भूसन्नति के कारण हुआ था।
जियोसिंक्लाइन के कारण। तो ये जो पर्वत का निर्माण हुआ था वो किसके कारण हुआ था? भूसन्नति, भूसन्नति के कारण हुआ था। और मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं कि ये एक प्लेट है, ठीक है, गरम प्लेट है, धरती की एक गरम प्लेट है। जब ये ठंडी होगी तो इसमें सिकुड़न आएगा, तो सिकुड़न आएगा। अभी ये गर्म है, ठीक है, गर्म से ये क्या होगा? शीतलन होगा। तो शीतलन होगा तो कहीं पे ऊंचा, कहीं पे धंसा हुआ क्षेत्र बन जाएगा। तो जो ऊंचा क्षेत्र था ये है अवनति। मैं ये कल पढ़ा चुका हूं, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। और ये वाला क्षेत्र, ये जो नीचे धंसा हुआ है, इसे कहते हैं अभिनति, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। तो बारिश होती है, अवसाद इकट्ठा होते हैं किसके बीच में? दो अवनति के बीच में, और यहां पे इकट्ठा हो जाता है अवसाद, और ये अवसाद को ही हम कहते हैं भूसन्नति। क्लियर? तो यहां पर भूसन्नति थी, इस जगह पर भूसन्नति थी, तो दबाव जब लगा, संपीड़न जब हुआ, संपीड़न का मतलब होता है सिकुड़ना, दोनों तरफ से वलन लगना, उसे हम संपीड़न कहते हैं। जब दोनों तरफ से फोर्स लगा तो ये जो अंदर का अवसाद है ये उठ करके ऊपर आ जाएगा, और जब ये ऊपर आ जाएगा तो ऐसा दिखने लगेगा। इस प्रकार से पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है, ये विंध्य पर्वतमाला बन जाती है। और विंध्य पर्वतमाला की वजह से विंध्य चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो क्लियर हुआ आपको कि इसका नाम विंध्य रॉक्स क्यों पड़ा? क्लियर? सासाराम बिहार से चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक ये फैला हुआ है, और इसका जो निर्माण है किसके वजह से हुआ है? आर्कियन व धारवाड़ के अपक्षय की वजह से इसका निर्माण हुआ है। जो विंध्य पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कालूमार, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। तो विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालूमार, 752 मीटर। विंध्य पर्वतमाला की वजह से विंध्य चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये जो जियोसिंक्लाइन थे, अवसाद थे, ये कौन से अवसाद थे? ये आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के अवसाद थे। जब संपीड़न हुआ तो पर्वतमाला का निर्माण हुआ, और उस पर्वतमाला की वजह से विंध्य चट्टान का निर्माण होता है। दोस्तों, जो विंध्य चट्टान है, यहां पर आप एक विशेष चीज आपको दिखेगी कि इस विंध्य चट्टान में हीरा पाया जाता है। विंध्य चट्टान में हीरा पाया जाता है, और हीरा के जो दो प्रमुख क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश में है पन्ना, ये मध्य प्रदेश में है पन्ना, और कर्नाटक में है गोलकोंडा। गोलकोंडा ये कर्नाटक में है। तो ये जो हीरा है ये आपको विशेष कर विंध्य चट्टान में ही मिलेगा, और इसी पे मध्य प्रदेश में इसका काफी लंबा विस्तार है। कर्नाटक में कौन सा क्षेत्र है? गोलकोंडा। तो दोस्तों, अब एक और पॉइंट आप समझिएगा विंध्य चट्टान की विशेषता की, कि इसका इस्तेमाल भवन निर्माण में होता है। भवन निर्माण में, हाउस बिल्डिंग पर्पजेस के लिए इसका निर्माण होता है। बहुत जो भारत के ऐतिहासिक धरोहर हैं वो विंध्य चट्टान के बने हुए हैं। विंध्य चट्टान में लाल जो यहाँ पे देखिए बलुआ पत्थर पाया जाता है, और रेड सैंडस्टोन भी पाया जाता है। तो ये इन्हीं का इस्तेमाल होता है भवन निर्माण में। तो मैं उन ऐतिहासिक धरोहर स्थल की बात बता रहा हूँ, बिल्डिंग्स बता रहा हूँ जहां पर विंध्य चट्टान का इस्तेमाल हुआ है। तो बलुआ पत्थर से निर्मित भवन
कौन कौन से हैं? पहला है लाल किला, ठीक है, लाल किला जो कि दिल्ली में है, आगरा का किला, जामा मस्जिद, सांची के स्तूप और फतेहपुर सीकरी। ये जो भारत के 5 ऐतिहासिक साइट्स हैं, इन सब का निर्माण विंध्यन चट्टानों से हुआ है और बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? अब ये देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्किन चट्टान का दोहन करना सबसे कठिन था। दोहन मतलब माइनिंग प्रोसेस सबसे कठिन था, मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया आपको कि आर्किन चट्टान का दोहन करना बहुत कठिन था क्योंकि वो बहुत कठोर थे। कठोरता की वजह से उनका दोहन करना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो आर्किन और धारवाड़ चट्टान में अपक्षय प्रक्रिया हो गई। अपक्षय पर्दन के कारण ये सॉफ्ट होते गए, मुलायम होते गए, इसलिए जो विंध्यन चट्टान है इसका दोहन करना आसान है। तो विंध्यन चट्टान को दोहन करना मतलब होता है खनन करना, ठीक है। हम मशीन का इस्तेमाल करके आसानी से विंध्यन चट्टान को प्राप्त कर सकते हैं, तो इनका दोहन करना अत्यंत सरल है, ठीक है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इन सभी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। पूरा कॉन्सेप्ट बना के चलिए। मैंने बताया था आर्किन चट्टान में भी नहीं पाया जाता जीवाश्म, क्योंकि कोई वनस्पति उस वक्त मौजूद नहीं थी, किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो जब जीव ही नहीं होंगे, जीव क्या है? जीव जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब को हम जीव बोलते हैं। तो जब ये वनस्पति की उत्पत्ति ही नहीं हुई तो फॉसिल्स बनेगा कैसे, तो जीवाश्म बनेंगे कैसे? तो इस समय जब इन चट्टानों का निर्माण हो रहा था तो कोई फॉसिल्स नहीं था। लेकिन कुछ अपवाद है, विंध्यन चट्टान में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे हमें फॉसिल्स मिलेंगे, जहां हमें, तो यहां पे आप देखिए जीवाश्म रहित चट्टान है, लेकिन कुछ जगह इस जीवाश्म हमें मिलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्यन चट्टान का इस्तेमाल किसमें होता है, तो मैंने आपको बताया भवन निर्माण में और मूर्ति कला में, दोनों में, भवन निर्माण में और दूसरा क्या है, मूर्ति कला में, इन दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जो विंध्यन चट्टान में पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर और हीरा। हीरा के लिए मैंने आपको 2 क्षेत्र बताए, एक पन्ना है और एक गोलकोंडा है। तो दोस्तों, ये था विंध्यन चट्टान के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। कोशिश हमारी यही रही है कि कुछ भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु इस लेक्चर में ना छूटे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। आपसे आशा है कि आप कम से कम इस लेक्चर को 3 लोगों को शेयर करेंगे और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, यदि आप पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।